गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। जैसा कि मैंने तुम्हें कमिटमेंट किया था कि आज 8 बजे तुम्हें 10 मार्क्स मिलेंगे, तो मैं आ गया हूं विद द चैप्टर कैपिटल गेन, जो आपको एग्जाम में 10 नंबर की कवरेज देगा। तो स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, आप लोग जो बीकॉम के बच्चे हो ना, आजकल इस तरीके से हो गए हो कि सिर्फ आपको पास होना है। मैं आपको एडवाइस करूंगा सिर्फ पास मत, स्किल भी गेन करो, स्किल के साथ स्कोर करो। तो उससे बेनिफिट क्या होगा ना, आपको फ्यूचर में अगर आप जॉब में जाना चाहते हो, अच्छा जॉब मिलेगा। आपकी बहुत सारी कॉलेजेस में अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो वहां पे आपको जॉब मिल जाएगा। अच्छा, आप एक अच्छे अमाउंट को लेने से वंचित रह जा रहे हो। अगर आप अच्छे से नॉलेज लेते हो, आप प्लेसमेंट के लिए बैठते हो, जॉब प्लेसमेंट के लिए, तो आपकी चांसेस टू गेट द जॉब बढ़ जाएगी अगर आप स्किल के साथ स्कोर करते हो। तो सिर्फ स्कोर करने से नहीं होगा बच्चों। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ बच्चे होते हैं लास्ट टाइम में भी बढ़ते हैं, अच्छा जॉब भी ले लेते हैं, बट मैं कुछ की नहीं बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। वो सब आप लोग सभी क्यों नहीं हो सकते हो? जरूर हो सकते हो, बट जरूरत है आपको नॉलेज गेन करने की। उसी सेम टाइम पे जिसमें आप सिर्फ पास होना चाहते हो, उसी समय आप नॉलेज के साथ भी पास हो सकते हो। अगर ऐसा करना है, जॉइन अस। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आओ, सबसे पहले मैं आपको यह चीज बताता हूं, सर ये कैपिटल गेन क्या है, कैपिटल गेन में कोई भी इनकम क्यों आती है। तो बेसिकली देखो, हमने डिस्कस कर रखा है कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, जिसमें से वन ऑफ द हेड्स इज कैपिटल गेन्स। तो क्वेश्चन इज सर वाई कैपिटल गेन, इसको मैं सैलरी क्यों नहीं बोल दूं? तो देखो क्यों कैपिटल गेन, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 45 ये बताता है कि अगर कैपिटल एसेट है, सर कैपिटल एसेट क्या होता है, रुक जाओ बताऊंगा। सर अगर कैपिटल एसेट है और उसका ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर मतलब यू कैन अज्यूम सेल हो रही है। अगर कोई कैपिटल एसेट है, आप उसे बेचते हो, वो बेच जो रहे हो आप अपने प्रीवियस ईयर में कर रहे हो, क्योंकि इनकम तो प्रीवियस ईयर की ही टैक्सेबल होती है। तो प्रीवियस ईयर में अगर आप उसे बेच रहे हो, तुम्हारे लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज, तुम्हारे लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज 23-24। 23-24 इज द प्रीवियस ईयर। उस प्रीवियस ईयर में सेल होनी चाहिए, किसकी सेल होनी चाहिए? कैपिटल एसेट की सेल होनी चाहिए, जिसमें प्रॉफिट होना चाहिए, और वो एग्जेम्प्टेड नहीं होना चाहिए। एग्जेम्प्टेड मतलब सर जिस पे टैक्स नहीं दिया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं देखो ये इनकम तो है, बट मैं तुमसे इस पे टैक्स नहीं लूंगा। दैट टाइप ऑफ इनकम्स आर नोन एज द एग्जेम्प्टेड इनकम, और कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन दिया हुआ है सेक्शन 54 में। तो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती है, तो इन सच अ केस दैट टाइप ऑफ इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। और अगर नहीं होती है तो वो किसी अदर हेड्स में जाएगी उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए, दिस इज द गेटवे टू कैपिटल गेन इज सेक्शन 45। 45 इस दरवाजा है, इस दरवाजे को तोड़ के आप अंदर घुसोगे, लेकिन तोड़ने की परमिशन तभी मिलेगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, जब आपके पास ये कीज होगी। अच्छा, क्वेश्चन इज सर कितना नंबर का कवरेज देगा ये चैप्टर? मैं पहले ही आपको बता देता हूं, दिस चैप्टर विल गिव यू 10 मार्क्स कवरेज। 10 नंबर सिक्योर है, मेरा वीडियो देख लो, 10 नंबर आना ही आना है। और इसके पहले के भी वीडियोस तुम्हारे पास अवेलेबल है। और बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखो, सब्सक्राइब जरूर करके रखो, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स आएंगे, एग्जाम्स के एक दिन पहले आपको मैं पूरे कंप्लीट सिलेबस के सम्स, इंपॉर्टेंट सम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स को सॉल्व करवाने वाला हूं, लाइव करवाने वाला हूं, आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलवाने वाला हूं। इवन कॉस्टिंग में भी ऐसे ही हमारे प्रयास रहेंगे। कॉस्टिंग के एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हें सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक के रिवीजन करवाए जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, सारी अपडेट्स लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज कर दो, जिससे आपको सारी डिटेल्स तुरंत इन हैंड मिल सके। दिस इज माई व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप व्हाट्सएप कर दो, आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा, और आपकी 3rd सेमेस्टर की जर्नी में ज्यादा से ज्यादा स्कोर आपको करवाए जाएंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सर अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कैपिटल एसेट क्या होता है? देखो, कैपिटल एसेट का डेफिनेशन जो गिवन है वो ये रहा। व्हाट इज कैपिटल एसेट सर? व्हाट इज कैपिटल एसेट? देखो, कैपिटल एसेट का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैपिटल एसेट का मतलब क्या बताया?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बताया कि कैपिटल एसेट का मतलब जो होता है वो ये होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी प्रॉपर्टी मतलब चाहे वो चलती फिरती प्रॉपर्टी हो या रुकी हुई प्रॉपर्टी हो। मतलब चलती फिरती प्रॉपर्टी मतलब आपकी मोटर कार, और रुकी हुई प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग। मतलब मूवेबल हो या इमूवेबल हो, कनेक्टेड विद एसेट्स बिजनेस हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भी एसेट है तो वो कैपिटल एसेट है। तुम बोले सर तो एसेट ही मान ले ना। भाई रुक जा, अभी और थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। अब इसमें क्या है ना, ये इनकम टैक्स है ना, तो इसमें डालेगा एक्सेप्शंस, इसमें डालेगा प्रोवाइडेड, बहुत सारी कंडीशंस डालेंगे। सिंपल मीनिंग इज कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी जो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या नहीं हो, हर तरह के प्रॉपर्टी को कैपिटल एसेट बोला जाता है। इसके साथ साथ कोई भी सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स एटसेट्रा हेल्ड बाय F2s का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये तुम्हारे लिए बीकॉम के लिए एकदम रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी खाली डेफिनेशन के लिए ध्यान रखना, ठीक है। तो F2s मतलब होता है, लिख लीजिएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मींस F2s। अगर इनका एसेट ऑलवेज कैपिटल एसेट इवन इफ हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, अगर F2 कोई सिक्योरिटीज हेल्ड करता है, उसको चाहे किसी भी तरीके से हेल्ड करे, दैट इज अ कैपिटल एसेट। ओके, तो बेसिकली ध्यान रखना, कैपिटल एसेट का मतलब मैंने क्या बताया, कैपिटल एसेट का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी, वेदर इट्स अ मूवेबल और मूवेबल, बिजनेस से रिलेट करे ना रिलेट करे, हर तरीके की प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है सर। और F2s जो भी सिक्योरिटीज हेल्ड करके रखते हैं, ऑल आर कैपिटल एसेट। अब आ जाओ सर, कुछ एक्सेप्शंस है जिसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। अगर आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है तो ये लिखना पड़ेगा। तो व्हाट आर सच एक्सेप्शंस सर? एक्सेप्शंस आर नंबर वन, अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड है, रॉ मटेरियल्स है, कंज्यूमेबल्स स्टोर्स है, अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए रख के रखते हो, तो इन सच अ केस दैट आर नॉट अ कैपिटल एसेट। लेकिन मैंने अभी अभी बताया था, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय F2s अगर स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखता है तब भी वो कैपिटल एसेट है। दैट इज व्हाई हियर मैंने लिख दिया एक्सेप्ट। नाउ मूव टू व्हाट नेक्स्ट, नंबर 2, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स। मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स मतलब आपकी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग अपैरल एंड फर्नीचर्स हेल्ड बाय हिज फैमिली और फैमिली मेंबर्स पर्सनल यूज, ये कैपिटल एसेट नहीं होते हैं। बट इसमें भी अब क्या देखो कंडीशन डाला, बट अगर ज्वेलरी है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस है, ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, दीज आर कैपिटल एसेट। दीज आर बेसिकली, अगर पर्सनल इफेक्ट हो तब भी ये कैपिटल एसेट है। इवन इफ हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, तब भी ये कैपिटल एसेट ही है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली क्या हुआ, नेक्स्ट आइए, थोड़ा सा अपने क्या करेंगे ना, वन शॉट है तो कुछ चीजें जो एकदम जरूरी है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वही डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा नॉलेज अभी नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज रेगुलर क्लास में लेंगे, ठीक है। अभी अपने आओ, लेकिन अभी भी हम लोग जो नॉलेज लेंगे इस तरह की लेंगे कि तुम्हारे बीकॉम के लिए सफिशियंट है, मोर देन एनफ है। नेक्स्ट, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, मतलब रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया अगर हो तो दैट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। तो सर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट होता है। रूरल मतलब गांव की जमीन, और अर्बन मतलब अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, अर्बन एरिया में है, तो इन सच अ केस वो कैपिटल एसेट है। और अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है तो कैपिटल एसेट नहीं है, इसको ध्यान रखना। रूरल लैंड मींस लैंड आउटसाइड द फॉलोइंग लिमिट्स, इन लिमिट्स के बाहर अगर है तो इन सच अ केस उसको क्या बोलेंगे, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। जहां की पॉपुलेशन 10,000 या उससे कम है तो वहां 0 किलोमीटर, मतलब वो बेसिकली क्या हुआ, 10,000 या उससे कम पॉपुलेशन है तो डिस्टेंस बोल रहा है म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड से, उसको अपने क्या मानेंगे, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मानेंगे। अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख या उससे कम है, लेकिन और 2 किलोमीटर अवे जो लैंड होगी, 2 किलोमीटर अवे जो लैंड होगी डिस्टेंस फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड, उसको बोला जाएगा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। थोड़ा सा सर क्लियरली बताइए, सपोज कर लो दिस इज म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, दिस इज म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, ये म्यूनिसिपैलिटी है।
तो ये बोल रहा है कि यहां की पॉपुलेशन सपोज कर लो 70,000 है, ठीक है। अब 70,000 है तो यहां पे क्या बोला, बोला कि देखो यहां पे ध्यान दो, यहां तक जो म्यूनिसिपैलिटी में जो लैंड है वो तो अर्बन लैंड ही है। अब इसके बियॉन्ड जाओगे, बियॉन्ड मतलब ये क्या बोला, देखो 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन लेकिन 1 लाख या उससे कम पॉपुलेशन, 2 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड, 2 किलोमीटर डिस्टेंस से जो लैंड रहेगी उस लैंड को आप क्या बोलोगे, उस लैंड को आप रूरल लैंड बोलोगे। मतलब अगर सपोज कर लो ये 2 किलोमीटर खत्म हुआ, यहां से जो लैंड स्टार्ट हो रही है, यहां से जो लैंड स्टार्ट हो रही है, ऑल लैंड आर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। बस ये डिस्टेंस याद रखना है, और एक बार थोड़ा सा चाहो तो ये रट के रख लेना, नहीं रट के रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि थ्योरी में पूछ सकता है। एंड एग्रीकल्चरल लैंड बनने के लिए वो लैंड को आपको यूज करना पड़ेगा फॉर 2 years प्रायर टू ट्रांसफर, तभी उसको हम एग्रीकल्चरल लैंड मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। एग्रीकल्चरल लैंड मतलब जहां पे हम पेड़ पौधे सब्जी उगाते हैं, ठीक है। अच्छा सर, कोई भी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स या सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, अगर ऐसे कुछ एसेट है तो दैट आर नॉट द कैपिटल एसेट, दैट आर नॉट द कैपिटल एसेट। ओके, चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। मैंने सेम चीज को यहां पे फ्लो चार्ट बेसिस में डाल दिया। कैपिटल एसेट क्या होता है, क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे, तो आप यहां पे इस फ्लो चार्ट से याद रख सकते हो। फॉर बीकॉम तो बस इतना ही याद रख लेना, पर्पस सब हो जाएगा। एग्जाम में थ्योरी पूछ लिया, फ्लो चार्ट बना के ही डाल देना, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। चलिए नेक्स्ट आइए सर, नेक्स्ट पार्ट इज, यहां पे जैसे कुछ कुछ चीजें पूछ रही है, एक बार थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं। सेल ऑफ फ्लैट्स बाय ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी किसी फ्लैट को बेच रही है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी किसी फ्लैट को बेच रही है तो क्या वो कैपिटल एसेट है? बोलो बोलो बोलो, नो नॉट अ कैपिटल एसेट। सेल ऑफ फ्लैट्स हेल्ड बाय मिस्टर एक्स एज इन्वेस्टमेंट, क्या वो कैपिटल एसेट है? यस इट इज अ कैपिटल एसेट, बट यहां पे नो, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन इंडियन कंपनी हेल्ड बाय F2 एज इन्वेस्टमेंट, मैंने क्या बताया था, F2 जो भी इन्वेस्टमेंट रख के रखेगा, जो भी सिक्योरिटीज रख के रखेगा वो कैपिटल एसेट है। यस इट इज अ कैपिटल एसेट। सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन इंडियन कंपनी हेल्ड बाय F2 एज SIT, ये भी कैपिटल एसेट ही है। SIT में रखो, इन्वेस्टमेंट में रखो, F2 जो भी एसेट रख के रखे, दैट ऑल आर कैपिटल एसेट। सेल ऑफ पर्सनल ज्वेल्स डायमंड फॉर ₹3 करोड़, पर्सनल ज्वेल्स है, पर्सनल इफेक्ट जो होते हैं मूवेबल होते हैं तो कैपिटल एसेट नहीं होते हैं, ये एक्सेप्शन है। लेकिन ज्वेलरीज, लेकिन ये ज्वेलरी नहीं है सर, दिस इज अ डायमंड, ओनली डायमंड, ओनली डायमंड। देखो 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 मैंने क्या लिखा है यहां पे, यहां पे if personal stones metals are when worked set into a wearing apparel furniture, it is classified into the category of jewelry, but simply stone हो तो उसको आप, डायमंड हो तो उसको आप ज्वेलरी की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो दिस इज नॉट अ कैपिटल एसेट, दिस इज नॉट अ कैपिटल एसेट, दिस इज नॉट अ कैपिटल एसेट। Sale of painting by Miss Jacqueline for ₹10 crore, this is personal effect, कैपिटल एसेट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, इट इज अ कैपिटल एसेट। गॉट इट? इस तरह का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। चलिए एक बार इस तरह का क्वेश्चन मैं करवाता हूं, ईयर 22 में ऐसा कुछ करवाया गया है। ओके सो आप ईयर 22 में आओ। ईयर 22 में कैपिटल गेन का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, मैं उसमें आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6A 10 नंबर के लिए आपसे पूछा गया था। ये क्या था? पहला पार्ट हम लोग अभी तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है आपके पास, बोल रहा आप बताओ ये कैपिटल एसेट या नहीं है कि नहीं है। मोटर कार हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, जल्दी से बताओ बच्चों, मोटर कार हेल्ड फॉर पर्सनल यूज क्या कैपिटल एसेट है? ये क्या बताया था, कोई भी पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स आर नॉट अ कैपिटल एसेट। तो ये पर्सनल मूवेबल इफेक्ट है, लेकिन क्या क्या पर्सनल मूवेबल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं होते हैं? क्या क्या पर्सनल मूवेबल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं होते हैं? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। क्या 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 मोटर कार इन 5 कैटेगरीज में आता है? नहीं आता है। तो मोटर कार इज नॉट अ कैपिटल एसेट, मोटर कार इज नॉट अ कैपिटल एसेट, मतलब नॉट अ कैपिटल एसेट। मिल गया 1 नंबर। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर बिजनेस पर्पस, सबसे पहला पॉइंट था कि स्टॉक हेल्ड फॉर बिजनेस पर्पस इज नॉट अ कैपिटल एसेट। तो नो 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 नो, मतलब बोथ द इंफॉर्मेशंस, बोथ द एसेट्स आर नॉट द कैपिटल एसेट। ओके मतलब इनके ट्रांसफर पे, इनके सेल पे जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन हेड में नहीं आने वाला है। गॉट इट? चलो 2 नंबर तो मैंने कवर करवा दिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट इज, अब बोल रहा है ये लैंड कैपिटल एसेट है कि नहीं है, ये सब बाद में डिस्कस करना है, अभी नहीं डिस्कस करना है। अगर रूरल लैंड है तो कैपिटल एसेट नहीं है, और अगर अर्बन लैंड है तो कैपिटल एसेट है, बस इतना ध्यान रखना। जैसे एक दो पार्ट ले लेते हैं। पॉपुलेशन 11 लाख की है एंड डिस्टेंस 2 किलोमीटर अवे है। तो यहां पे आइए, मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान दो, ये देखो पॉपुलेशन 11 लाख, 11 लाख मतलब बेसिकली 1 लाख से ज्यादा बट 10 लाख से कम। यहां पे क्या है, तो ये कैपिटल एसेट है कि नहीं है। अबव 10 lakhs का पॉपुलेशन, मतलब हम लोग चले गए सर, ये रहा 11 लाख का पॉपुलेशन, 11 लाख का पॉपुलेशन एंड इसके साथ साथ डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस क्या है, 2 किलोमीटर है। तो इस लैंड को क्या बोला जाएगा, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। 8 किलोमीटर अवे डिस्टेंस को हम लोग रूरल बोलेंगे। इसका मतलब दिस इज नॉट अ रूरल लैंड, दिस इज नॉट अ रूरल लैंड, दिस इज अ अर्बन लैंड। इसका मतलब ये कैपिटल एसेट है। गॉट इट। इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, 2 नंबर के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ मूव टू सर, ये कैपिटल एसेट जो होते हैं, ये कैपिटल एसेट से हमें गेन होता है अगर हम इसे सेल करते हैं तो कैपिटल एसेट को बेचने से जो गेन होता है, उस गेन को हम किस कैटेगरी में डालेंगे। वो गेन या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। सर कब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, कब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, अगर नॉर्मल सिंपल सी कंसेप्ट, अगर कोई पीरियड ऑफ होल्डिंग, मतलब जिस एसेट्स को आप होल्ड करके रखे हो, इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट इज अप टू 36 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन बेच रहे हो, उस दिन तक में, जिस दिन खरीदे थे से जब तक बेच रहे हो, उसके बीच में उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ्स है, तो इन सच ए केस वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। उससे रिलेटेड जो गेन अराइज होगा, दैट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट इज मोर देन 36 मंथ्स जस्ट बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो इन सच अ सर्कमस्टेंसेस उस एसेट्स को आप क्या बोलोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जिस दिन एसेट को खरीदोगे, जिस दिन एसेट को बेचोगे, एक दिन एक्सक्लूड करके बात करना, ठीक है। कोई भी एक दिन ले लेना, खरीदे वो दिन से लेके जिस दिन बेच रहे हो उस दिन तक में वो बेचने वाला दिन मत काउंट करना, एक दिन इग्नोर कर देना। जिस दिन खरीदे जिस दिन बेचे, डेट पूरा पीरियड काउंट करो, जो एक दिन है खाली इग्नोर करके रखना, डेट ऑफ ट्रांसफर को इग्नोर कर देना, बस सिंपल सी चीज। तो इसके लिए अपने को पता चल गया ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचोगे तो जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचोगे तो जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ओके अब देखो कुछ एक्सेप्शंस है, समझ लेते हैं। बोलते हैं फॉलोइंग एसेट्स बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 12 या 24 मंथ्स। 12 भी 24 भी 36 कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा बच्चों। वैसे बीकॉम एग्जाम के लिए इतना काफी होगा, लेकिन फिर भी पढ़ के रखो। नंबर ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 12 मंथ्स। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने तक है तो शॉर्ट टर्म है, 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म है। किसके केस में, कोई भी लिस्टेड इक्विटी या प्रेफरेंस इन अ कंपनी, लिस्टेड मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो, लिस्टेड सिक्योरिटीज, डिवेंचर बॉन्ड्स अदर देन द यूनिट्स, यूनिट्स मतलब बेसिकली क्या हो, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा को छोड़ के, यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड्स, इन सब के केस में, इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज अप टू 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 24 मंथ्स इन द गिवन केस, अगर अनलिस्टेड इक्विटी या प्रेफरेंसेस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अनलिस्टेड मतलब सर जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको अनलिस्टेड बोलते हैं। अनलिस्टेड इक्विटी या प्रेफरेंसेस या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, तो इन सच अ केस इफ योर पीरियड ऑफ होल्डिंग इज अप टू 24 मंथ्स दैट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, इफ योर पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 24 मंथ्स दैट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचने पे जो गेन होता है दैट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचने पे जो गेन होता है दैट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गॉट इट। चलिए इसमें मैंने एग्जांपल देके बता दिया, या खुद ही पढ़ लेना, एक दो पॉइंट में पढ़ा देता हूं। लाइक जल्दी से आइए। डेट्स ऑफ यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, मिनिमम पीरियड टू बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट 36 मंथ्स। लैंड और बिल्डिंग 24 मंथ्स तक में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, 24 मंथ्स क्रॉस करते ही लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ये मैंने बताया है, पढ़ लेना। वाई कैपिटल एसेट आर डिवाइडेड इनटू लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म, कोई दरकार नहीं है, सिंपली इतना ध्यान रखना
कि अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचते हो तो जो गेन होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचते हो जो गेन होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अब आ जाओ सर डेप्रिशिएबल एसेट की बात। ये हम लोग पीजीबीपी हेड्स में जो बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं वो लोग के साथ डिस्कस किया जा चुका है। आप लोगों के साथ पीजीबीपी के वन शॉट में डिस्कस करूंगा। डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर जो भी गेन होता है सेल पे, वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। डेप्रिसिएबल एसेट पे जो भी कैपिटल गेन होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होता है अगर होगा तो। ठीक है, ये बेसिकली इस पार्ट को मैंने पीजीबीपी हेड में डिस्कस करा है। आप लोगों के साथ भी पीजीबीपी का जो वन शॉट वीडियो मिलेगा वहां पे डिस्कस करूंगा। पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको तुरंत लाइव वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। अदरवाइज आप कुछ अच्छे से वंचित रह सकते हो। और अगर ज्यादा डिटेल्स चाहिए कि तुरंत सर अपडेट आप ही हमें बता दो, आप चला के बता दो, तो मेरे को 9903133927 पे व्हाट्सअप कर देना विथ योर नेम, विथ योर कॉलेज नेम एंड योर रिक्वायरमेंट। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, हमारी टीम आपको ग्रुप में ऐड कर देगी और जो भी डिटेल्स होगी आपको इमीडिएट इफेक्ट के साथ मिलती रहेगी। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर बीकॉम। ट्रांसफर का तुम लोग सिंपली मतलब समझना, सेल को ट्रांसफर बोला जाता है, नथिंग एल्स, और कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। डेट ऑफ ट्रांसफर not required for you all. हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन, ये समझ लो कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करेंगे। कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करेंगे सर, सेक्शन 48 बताता है। आप सिंपली लेना फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मतलब कुछ और नहीं होता है, इसका मतलब होता है जिस प्राइस पे आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो। इट मींस सेल प्रोसीड, सेल प्राइस। उसमें से क्या लेस करोगे, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर मतलब क्या होता है, आप जब किसी चीज को बेचते हो तो कुछ खर्चे होते हैं। लाइक सपोज कर लो मैं किसी प्रॉपर्टी को बेच रहा हूं तो ब्रोकरेज देना पड़ा मुझे, कुछ और अदर स्टैंप ड्यूटी एटसेट्रा, जो भी खर्चे लीगल खर्चे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे डिडक्ट कर देना। फिर जो अमाउंट आएगा उसमें से दो चीज लेस करना, एक जिस प्राइस में आपने उसे खरीदा था दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और अगर सपोज कर लो मैंने एक बिल्डिंग खरीदी थी 1 तल्ले तक की, उसको 50 लाख में खरीदा था, तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस 50 लाख। अब क्या हुआ, मैंने उसमें सेकंड फ्लोर और बनवाया, उसके लिए मैंने 8 लाख खर्चा किए, तो मेरा कॉस्ट ऑफ वो 8 लाख जो सेकंड फ्लोर बनवाने का खर्चा है, जो सेकंड फ्लोर बनवाने का 8 लाख का खर्चा है, दैट विल बी टर्म्ड एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। गॉट इट, दैट विल बी टर्म्ड एज अ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप बाद में इंकर करते हो, और वंस आपने परचेज करते समय, कंस्ट्रक्ट कराते समय जो खर्चा किया, दैट विल डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये इंडेक्सेशन वर्ड क्या दिख रहा है, इंडेक्सेशन मतलब होता है कि आपके जो कैपिटल एसेट होते हैं उसकी वैल्यू आप परचेज जिस प्राइस पे किए थे वही किए थे, लेकिन इनकम टैक्स को दिखाने के लिए आप उसकी वैल्यू बढ़ा के दिखाओगे। तो अच्छा है ना सर, एकदम अच्छा है। इनकम टैक्स ही खुद अलाउ करता है कि आप ये करो। तो वो कैसे होगा सर बताएंगे, लेकिन दैट इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में ये इंडेक्सेशन बेनिफिट्स नहीं मिलता है। इंडेक्सेशन इज अ बेनिफिट। क्यों बेनिफिट सर, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी 50 लाख में खरीदी, आपके पॉकेट से खर्चा तो 50 लाख का हुआ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है एक काम कर, तुम इसको कॉस्ट को 50 लाख मत ले, 70 लाख ले ले। तो अच्छा है ना भाई, आपने उसे 1 करोड़ में बेचा, आप 50 लाख में खरीदे थे, तो आप तो धर्माधर्म नहीं दिखाते कि सर 50 लाख का गेन हुआ, 100 लाख माइनस 50 लाख, बट इनकम टैक्स बोलता नहीं तुम उसका कॉस्ट 70 लाख लेना। तो 70 लाख लोगे तो गेन कितने का दिखेगा, 100 लाख माइनस 70 लाख 30 लाख का दिखेगा। एक्चुअल में तो गेन 50 लाख का ही हुआ है, तो टैक्स 30 लाख पे देना पड़ेगा। तो दिस इज द पर्पस इंडेक्सेशन होता है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे होता है, शॉर्ट टर्म पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और जो पार्ट आएगा उसे आप बोलोगे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एसेट, इधर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। ओके सर, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर मैंने बता दिया, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने बता दिया। सर अब जल्दी से एक बार इंडेक्सेशन बता दीजिए, इंडेक्सेशन क्या होता है। देखो अगर मैं इंडेक्सेशन बताऊं तो इंडेक्सेशन का मतलब सिंपली होता है वैल्यू को इंक्रीज करना, वैल्यू को इंक्रीज करना, वैल्यू को इंक्रीज करना, वैल्यू को इंक्रीज करना।
इज द इंडेक्सेशन। तो कैसे होगा सर, देखो स्टेप्स में आओ सीधा, स्टेप्स टू कैलकुलेट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये फाइंड आउट करो एज पर द पीओएच, पीओएच मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग, एज पर पीरियड ऑफ होल्डिंग ये फाइंड आउट करो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। इफ इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इंडेक्सेशन नहीं चाहिए, इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इंडेक्सेशन करना होगा। सर कैसे करेंगे, सिंपल सा, दिस फॉर्मूला, अप्लाई दिस फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो तुम्हारा कॉस्ट था डिवाइडेड बाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द एसईसी। आपने उस एसेट को कब खरीदा था, तो ये जो होगा, या फिर 2001-2 विच एवर इज लेटर। मतलब क्या हुआ, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो आप लोगे वो क्या लोगे, जिस ईयर में आपने एसेट्स को खरीदा था, या ईयर 2001-2, जिस जो भी बात की बात हो, मतलब विच एवर इज लेटर, उसका जो इंडेक्स होगा वो ले लेना इनटू सीआईआई, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो यहां पे सर ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दिया रहेगा, जैसे मैंने यहां पे देखो ये आपको एक चार्ट दे दिया है जिसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसमें से अपने ईयर का इन्फ्लेशन इंडेक्स लेना है। सपोज कर लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 20 लाख, मैंने 20 लाख लिया, डिवाइडेड बाई आपने जो एसेट को खरीदा था वो सपोज कर लो 1 जून 2003 में खरीदा था, मतलब ये रहा। तो जो खरीदा था उसका इंडेक्स इतना है 109, एंड आपने उसे बेचा सपोज करो 23-24 में, 23-24 का इंडेक्स क्या है 348। इस तरह अप्लाई करना है, इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर लेकिन अगर मैंने वो एसेट 1 जून 2000 को खरीदा होता तो इसका मतलब 1-2 के पहले है, तो इंडेक्स कितना लेते, 109 नहीं, सिंपली उससे पहले इंडेक्सेशन नहीं था, तो यहां पे कितना ले लोगे, 100 ले लेते, दैट्स इट। ध्यान रखना ये इंडेक्सेशन करने का तरीका है। अब हम लोग फर्दर मूव ऑन कर रहे हैं। सर इंडेक्सेशन तो इसका भी होता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का, सेम तरीके से इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का भी होता है। फॉर्मूला सेम अप्लाई करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाई, शायद मैंने फॉर्मूला यहां पे दिया है, देखो ये रहा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डिवाइडेड बाई सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो इस तरीके से अप्लाई कर देना। अब क्वेश्चन याद है सर, इंडेक्सेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, इवन इफ द एसेट्स आर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जीरो कूपन बॉन्ड्स, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स, स्लम सेल तुम्हारे काम का नहीं है, डेप्रिसिएबल एसेट, शेयर्स या डिवेंचर्स एक्वायर्ड बाय नॉन रेसिडेंट इन फॉरेन करेंसी इन इंडियन कंपनी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड अंडर 112A। मतलब 112A में क्या क्या स्पेसिफाइड है, इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड। मतलब लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को अगर आप बेचते हो तो इन सच केस उसके ऊपर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो। तो ध्यान रखना इन सब एसेट्स के ऊपर, तुम सिंपली ध्यान रखना है बीकॉम, जीरो कूपन बॉन्ड, डिवेंचर्स एंड लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इनके ऊपर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, राइट। मतलब उसमें लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, नॉर्मली मूव करेंगे, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेंगे, मतलब इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। ध्यान रखना कुछ कैपिटल एसेट्स के कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किस तरीके से लिए जाते हैं, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है सर, क्या है ये, कोई भी गुडविल हो या एनी इंटेंजिबल एसेट, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 लिया जाता है। एंड इसके साथ साथ अगर आपने इंप्रूवमेंट इंकर किया था 1/4/2001 के पहले, तो उसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 0 लिया जाता है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंकर्ड बाय द प्रीवियस ओनर, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट प्रीवियस ओनर मतलब तुमने जिससे लिया, और बेसिकली वो क्या होगा, इंकर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2000। मतलब इन सिंपल वर्ड ध्यान रखना, अगर 1/4/2001 के बाद कोई इंप्रूवमेंट कॉस्ट इंकर करोगे तो ही लेना है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंकर्ड बिफोर 1/4/21, बिफोर 1/4/2001, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर कुछ हो तो उसको इग्नोर कर देना, लेना ही नहीं है। इंडेक्सेशन का तरीका मैंने बता दिया है, इसमें ध्यान दो। एक पार्ट है ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना होगा। मतलब अगर कोई भी एसेट आप 1/4/2001 के पहले खरीद रहे हो तो इन सच केस उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लोगे। तो इफ कैपिटल एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, एसएसए के पास ऑप्शन है फेयर मार्केट वैल्यू ले ले या एक्चुअल कॉस्ट ले ले, जो उसके लिए बेनिफिशियल हो। मतलब जो भी ज्यादा होगा वो ले लेंगे। सपोज कर लो 1/4/2001 को जो फेयर मार्केट आपने खरीदा था एसेट 1 सितंबर सपोज कर लो 96 में, तो दिस डेट इज 1/4/2001 के पहले, उसमें आपने 10 लाख में खरीदा था, एंड फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को उस कैपिटल एसेट्स का 12 लाख है। तो आप कॉस्ट क्या लोगे, आप लेने के लिए ले रहे हो, कॉस्ट तो 10 लाख ही लगा है, तो आप क्या करोगे, 12 लाख का कॉस्ट ले लोगे।
बोलता है जो ज्यादा होगा वो ले लेना, क्योंकि ज्यादा लेने से कॉस्ट ज्यादा रहेगा तो तुम्हारा प्रॉफिट कम दिखेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। एंड अब आ जाओ, अगर सपोज को लो फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख है तो तुम क्या लोगे, तुम एक्चुअल कॉस्ट लोगे। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई एसेट, कोई कैपिटल एसेट 1/4/2001 के पहले खरीदा हुआ है, उसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो लेना ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस दिन 1/4/2001 को जो फेयर मार्केट वैल्यू है, 1/4/2001 को जो फेयर मार्केट वैल्यू है या उसका एक्चुअल कॉस्ट है, विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगा वो ले लेंगे। ये ध्यान रखना। ये चीज ऑप्शन डेप्रिसिएबल एसेट पे एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि डेप्रिसिएबल एसेट ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है, इसीलिए। अच्छा, दिस वर्ड इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन का पार्ट है, दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर बीकॉम एग्जामिनेशन। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अब इसके बेसिस पे बहुत सारे सम्स को कर सकते हो। एक बार एक छोटा सा पार्ट और कर लो, बहुत सारा क्या, इतना ही पार्ट तुम्हारे बीकॉम सिलेबस में है कंसेप्चुअली। नंबर 1 आ जाओ, एक पार्ट और समझो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स के केस में सर बोनस शेयर्स होता क्या है, बोनस मतलब क्या होता है, याद करो, बोनस मतलब क्या होता है, बोनस मतलब फ्री होता है। तो बोनस शेयर्स मतलब क्या, कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स फ्री में देता है तो दैट इज नोन एज द बोनस शेयर्स। ठीक है, तो अगर बोनस शेयर्स आपको मिला, अगर 1/4/81 के पहले मिला हुआ है, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू होगी ऑन 1/4/2001। याद रखने की चीज है, अगर आपको बोनस शेयर्स 1/4/2001 के पहले मिला हुआ है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शुड बी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। अगर उसके बाद मिला हुआ है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 रहेगा। ठीक है, एंड अब इसके अलावा तुमको इसका काम नहीं है बीकॉम के लिए। अब नेक्स्ट आओ सर, राइट शेयर्स क्या होता है। राइट शेयर्स मतलब हक वाले शेयर्स, मतलब कंपनी जब IFPO फॉलो अप पब्लिक ऑफर, मतलब सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफर देता है पब्लिक को, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रहते हैं उसको कुछ कम प्राइस पे शेयर्स ऑफर करता है। एंड ये जो कम प्राइस में शेयर्स ऑफर किए जाते हैं उसी को राइट शेयर्स बोला जाता है। तो राइट शेयर्स का कॉस्ट क्या होगा, तो राइट शेयर्स का कॉस्ट क्या होगा, परचेज बाय ओरिजिनल शेयर होल्डर। मतलब जैसे मेरे को कंपनी ने, रिलायंस इंडस्ट्री ने ऑफर दिया राइट शेयर्स का कि मैं 10,000 शेयर्स ले सकता हूं एट द रेट ₹30 ईच, आई एम द ओरिजिनल शेयर होल्डर। अगर मैं खरीदता हूं तो मेरे लिए कॉस्टिंग क्या होगी, ₹30 ईच शेयर, इंटू 10,000 शेयर खरीदा तो 10,000, राइट। अगर परचेज बाय परचेजर ऑफ राइट्स, अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, कंपनी ने मुझे ऑप्शन दिया था कि आप इस शेयर्स के ऑप्शन को, राइट एंटाइटलमेंट को किसी और को भी बेच सकते हो, क्योंकि मार्केट में प्राइस तो ₹100 है, मेरे को तो ₹30 में मिल रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ कि सपोज कर लो एक स्टूडेंट है, एक मेरा फ्रेंड है, एक मेरा बंधु है, उसने क्या किया, उसने बोला तू तो खरीदेगा नहीं, मेरे को दे दे शेयर्स, मैं खरीद लेता हूँ राइट शेयर्स। तो मैंने बोला ठीक है ले ले, लेकिन ₹30 में मिलेगा तेरे को, और मार्केट में तो ₹100 प्राइस है, तो तू मेरे को एक काम कर, ₹10 करके एक्स्ट्रा दे। तो वो बंदा जो परचेज किया है इस शेयर्स को, राइट शेयर्स को, उसके लिए कॉस्टिंग कितनी आ गई, ₹30 कंपनी को देगा, ₹10 मुझे दिया, तो अल्टीमेटली ₹40 इंटू 10,000 शेयर्स, ये उस राइट शेयर्स का कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये राइट शेयर्स का कॉस्ट है। और अदरवाइज तो नॉर्मल राइट शेयर्स के केस में नॉर्मल कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन में तो प्रॉफिट लॉस जैसे आएगा वही आएगा, जैसे अभी तक अपने समझे थे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर राइट, अगर राइट एंटाइटलमेंट, जैसे मेरे लिए मैंने क्या किया, मैंने राइट्स बेचा ना, मैंने तो सामने वाले बंदे को राइट्स बेचा, राइट्स बेचने के लिए मैंने कितना लिया, ₹10 लिया। देखो ये ₹10 मैंने राइट्स बेचने के लिए तो लिया, तो जो ₹10 मैंने राइट्स बेचने के लिए लिया दैट इज माई गेन, राइट। और उसका मेरा कॉस्टिंग क्या है, मेरी कॉस्टिंग 0 है, तो ₹10 माइनस 0, मेरे को गेन कितना हुआ, ₹10 का हुआ एक शेयर पे। ऐसे 10,000 शेयर थे, मतलब मेरे को 1 लाख का गेन हुआ। और ये राइट एंटाइटलमेंट को बेचने पे जो भी गेन होगा वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, तो ₹1,00,000 का मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो दिस इज द कंसेप्ट जो आपको याद रखना है। एंड आगे हम लोग अब मूव ऑन करते हैं, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट मैं कुछ और बताऊंगा जो तुम्हारे सिलेबस पार्ट में नहीं डाला हुआ है, लेकिन माइट भी सिलेबस के अंदर का ही पार्ट है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तुम्हारे सिलेबस में। चलो पहले इतने पे सम्स करते हैं, तुम्हारे सीयू के सारे सम्स इतने कंसेप्ट पे बन जाएंगे, मतलब कैपिटल गेन 10 नंबर का कवर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फर्दर थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आप लोगों को और दूंगा। चलो एक छोटा सा कंसेप्ट ये और ले लो, कैपिटल एसेट फॉर विच द प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी असर्टेन्ड। मतलब तुमने अपने प्रीवियस ओनर से कोई प्रॉपर्टी ली, उसका कॉस्ट असर्टेन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत पुराने जमाने पे ली हुई थी, तो इन सच अ केस आप क्या लोगे, कॉस्ट
ऑफ एक्विजिशन टू द प्रीवियस ओनर क्या मानोगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन विच डेट कैपिटल एसेट बिकेम प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ओनर। जिस दिन वो प्रॉपर्टी प्रीवियस, मतलब अगर तुमको पता नहीं है ना कि कॉस्ट क्या है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट खो चुके हैं, तो इन सच है कि जिस दिन तुमने एक्वायर किया था वो डेट पता है, तो उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी दैट विल बी टर्म्ड एज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। डेप्रिसिएबल एसेट पे ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, ये ध्यान रखना। और बाद बाकी विल डिस्कस दिस इन अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी में मैं आप लोगों को इसको थोड़ा डिटेल्स में समझाने वाला हूं। नॉट रिक्वायर्ड फॉर बीकॉम एग्जाम्स। यस, ये थोड़ा सा एक पढ़ लो, यही मैं बोल रहा था एक एक्स्ट्रा पार्ट समझाना होगा, उसके बाद तो एग्जाम्पशन समझना है, लेकिन पहले हम लोग एक बार कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए पहले इसमें आइए, इसमें क्या दिया हुआ है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ गिफ्ट अंडर अ विल और ट्रस्ट। मतलब आपको गिफ्ट में कोई प्रॉपर्टी मिलती है, तो इन सच केस आपके लिए तो कॉस्टिंग जीरो है ना, तो उसकी कॉस्टिंग क्या ली जाएगी, वही चीज समझना है सर, कॉस्टिंग लेंगे कि नहीं लेंगे। तो देखो क्या बोला है मैंने यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर अ गिफ्ट और विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर एंड दस नो कैपिटल गेन शैल अराइज इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। मतलब आप गिफ्ट में या विल में या रिवोकेबल इररिवोकेबल ट्रांसफर के केस में कोई एसेट ट्रांसफर करते हो तो ट्रांसफरर के हैंड में टैक्सेबल नहीं है, लेकिन भाई ट्रांसफर ही जिसे मिला वो बाद में किसी को ट्रांसफर करे तब तो गेन होगा, तो उस ट्रांसफर के लिए तो कॉस्टिंग जीरो है। क्या कॉस्ट कुछ लेंगे? यस लेंगे। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, हाउएवर कैपिटल गेन विल अराइज इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट व्हेन ही ट्रांसफर सच कैपिटल एसेट। फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ गिफ्ट्स विल या इररिवोकेबल ट्रस्ट, अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट क्या लेने वाले हैं? इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट वो कॉस्ट क्या होगा, जो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट होगा वही ले लेंगे। एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे सर? पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे? इंक्लूड पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द प्रीवियस ओनर, मतलब प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कंसीडर कर लेंगे। इंडेक्सेशन विल बी टेकन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट बाय द प्रीवियस ओनर। तो इंडेक्सेशन विल बी टेकन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट बाय द प्रीवियस ओनर। प्रीवियस ओनर ने जब उसे एक्वायर किया था तभी से इंडेक्सेशन भी होगा। एग्जाम्पशंस पढ़ते हैं, थोड़ा सा रुक के पहले एक सम करते हैं। चलिए ईयर 2022 में आ जाइए। ईयर 2022 में आपको बोला है, देखो पॉइंट नंबर बी में आओ। पॉइंट नंबर बी में क्या दिया है एक बार जल्दी से पढ़ लो। पॉइंट नंबर बी कितने मार्क्स के लिए दिया गया है? कितने मार्क्स का क्वेश्चन है सर? कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, दैट इज फॉर 3 मार्क्स। नंबर 1 क्या पूछ रहा है मेरे से पूछा जा रहा है सर, ज्वेलरी परचेज्ड ऑन 15 मई 2018 एंड सोल्ड ऑन 21, क्या ये कैपिटल एसेट है? क्या ये कैपिटल एसेट है? काउंट करिए शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म। ज्वेलरी के केस में हमें क्या देखना है, अगर लेस देन 30 अप टू 36 मंथ्स पीरियड ऑफ होल्डिंग है that is a short term capital asset, more than 36 months होते ही that is a long term capital asset। तो हम लोग एक बार नॉर्मली काउंट करते हैं, मई को छोड़ देते हैं, जून से काउंट करते हैं। 1 जून 18 से 31 मई 19, 1 जून 19 से 31 मई 20, 1 जून 20 से 31 मई 21। यहां पे तो आपने 10 अक्टूबर 21 को बेचा है, मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग सर ये तो 36 महीना ऐसे ही हो रहा है, उससे ज्यादा है, क्योंकि ये 15 मई है, मैंने 1 जून लिया है, तो इसका मतलब तुम सिंपली बोल सकते हो इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सर व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? सेम 20 फरवरी को लिया है 2020 को, लेकिन ये शेयर्स है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड शेयर्स है, तो इन सच अ केस इसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या था? 12 मंथ्स तक है शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से ज्यादा है लॉन्ग टर्म, इसका मतलब दिस इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। देखो काउंट करो पता चल जाएगा। अब आओ शेयर्स ऑफ मून लिमिटेड, अनलिस्टेड शेयर्स है। अनलिस्टेड शेयर्स के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या थी? अनलिस्टेड शेयर्स के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ्स थी। क्या अगर 24 मंथ्स तक है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, मोर देन 24 मंथ्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। यहां पे 19 में खरीदा था, 21 में आप इसे सेल कर रहे हो, 19 20 20 21 उससे ज्यादा है, 24 मंथ से ज्यादा है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ये सिंपली समझ में आ रहा है, तो डेट्स का झंझट ही नहीं करना है। तो ये सारे कैसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, यू गॉट द 3 मार्क्स, 5 नंबर हो गया। अब चलिए आते हैं इस सम को करते हैं। इस सम में क्या दिया हुआ है? देखो इस सम में दिया हुआ है, पढ़ लो सम एक बार, मैं बताता हूं। इस सम में क्या दिया हुआ है? 15 नवंबर 21 को इस बंदे ने एक फ्लैट को बेचा, मतलब रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची। उसके बाद इसने क्या किया,
एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और खरीद ली कि ना, एग्जाम्पशंस भी है सेक्शन 54 का, तो सर क्या है वो समझा दीजिए पहले। यस चलो पहले सेक्शन 54 का एग्जाम्पशंस भी समझते हैं। सेक्शन 54, ये सेक्शन 10 जो दिया गया है ना, उसका तुम्हारे अभी बीकॉम एग्जाम के लिए कोई रेलेवेंस नहीं है ये, लेकिन तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसे इग्नोर कर दिया। सेक्शन 54 में तुम्हारे पास 4 सेक्शंस समझ के रखने हैं। वन इज 54 इटसेल्फ। इसमें क्या है, कुछ कुछ चीजें ध्यान रखना, बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है, आपको बीकॉम एग्जाम देना है, वन शॉट पार्ट है। तो पहले आ जाओ कि एसेट जो होगा वो क्या होना चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिए यहां पे आ जाइए जल्दी से। आप अगर एसेट बेच रहे हो, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, सेक्शन 54 बोलता है आपने जो एसेट ट्रांसफर किया है वो एसेट क्या है, आपने जो एसेट ट्रांसफर किया है वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, राइट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, और उसकी इनकम जो आप कंसीडर कर रहे हो, अपने इनकम, अपने हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर कर रहे हो, बिजनेस इनकम नहीं है। सिंपली ध्यान रखना, बीकॉम के लिए आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, और एसेट्स जो एक्वायर किया है वो क्या किया है, आपने क्या किया, अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली। तो विच एसेट मस्ट बी एक्वायर्ड इफ कैपिटल गेन इज मोर देन 2 करोड़। वन रेसिडेंशियल हाउस, आप बेसिकली एक रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर दे रहे हो अगर बेसिकली कैपिटल गेन तुम्हारा मोर देन 2 करोड़ का है, ठीक है, एक रेसिडेंशियल हाउस में, तब तुमको एग्जेम्पशंस मिलेगा। अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो 2 रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें एक में नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली क्या हुआ, इनकम टैक्स एक्ट के लिए सिंपली इतना सा प्रोविजन यहां पे ध्यान रखना, सेक्शन 54 में आपने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है, उस रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचने से, वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो बेची है लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, उसको बेचने से जो गेन अराइज हुआ, आप उसे कहां इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी दूसरे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। अच्छा इतना सा ध्यान रखना, अगर 2 करोड़ तक का ही अमाउंट सेल प्रोसीड्स है, तो 2 करोड़ से ज्यादा का सेल प्रोसीड्स है तो आप एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे, और 2 करोड़ तक का अगर तुम्हारा बेसिकली कैपिटल गेन है तो उसे आप 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। मतलब परचेज करना जो है वो क्या है, अगर 2 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल गेन है, एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन है तो 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। अगर ऐसा कुछ करते हो तो जो आपका कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन कितना होगा, मतलब मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना मिल सकता है, जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया न्यू हाउस में, या फिर कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, लेकिन एग्जेम्पशन मैक्सिमम 10 करोड़ तक का मिल सकता है, उससे ज्यादा का नहीं मिल सकता। यार ये चीज ध्यान रखना, और कुछ याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है सर, सिंपली ध्यान दो, आप अगर कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हो, लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस बेचते हो और उसे इन्वेस्ट करते हो अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, देन यू विल गेट एग्जेम्पशन कितने का, जितना इन्वेस्टमेंट किया उतने का, या फिर जो तुम्हारा अमाउंट ऑफ कैपिटल है उतने का, और लेकिन ये मैक्सिमम 10 करोड़ तक का हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं हो। दिस वन शुड बी रिमेंबर्ड, सेक्शन 54, और कुछ नहीं है। अब आ जाओ, चलो सम में चलते हैं। सम में आओ, सम कौन सा सर, ईयर 22 का एक सम है हमारे पास, हम उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो ईयर 22 के सम में हमारे पास अवेलेबल क्या है, इसने बोला कि आपने एक फ्लैट को बेचा 18,10,000 में, कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं, तो कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे हैं ईयर 22 का सम, ईयर 22 का सम। ईयर 22 का सम, कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे हैं। देखिए भाई फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लीजिएगा, फॉर्मेट नॉर्मल स्टेटमेंट का होगा। चलो आ जाओ सम में, ईयर 22 का सम 5 नंबर के लिए 15 नवंबर 2021 को हृदय ने अपने फ्लैट को बेचा। 15 नवंबर 21 कौन से ईयर में फॉल करेगा, 15 नवंबर 21 कौन से ईयर में फॉल करेगा, अगर देखोगे तो वही प्रीवियस ईयर है, तो 15 नवंबर 21 21-22 प्रीवियस ईयर में फॉल करता है। तो यानी हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्या हो गया, हमारे लिए प्रीवियस हो गया 21-22, तो असेसमेंट ईयर क्या हो गया 22-23। गॉट इट। नाउ मूव टू पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। अब यहां पे आ जाइए, सबसे पहले आप क्या लोगे, सबसे पहले यू विल टेक फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में जितने वैल्यू में आपने एसेट को बेचा, आपने एसेट को कितने में बेचा, देखिए भाई आपने एसेट को 18,10,000 में बेचा, तो टेक 18,10,000। जिस ईयर में बेचा वो ईयर प्रीवियस ईयर होगा,
आपने 18,10,000 में बेचा, लेस कोई एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है क्या? सब में आपको दिया रहेगा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर इज 10,000, तो इसको आप लेस कर दोगे यहां पे, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर ₹10,000। इसके बाद जो ये अमाउंट आएगा ये 18 लाख होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन। इसमें से आप लेस करोगे, क्या लेस करोगे सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फर्स्ट जल्दी से फाइंड आउट करो, ये जो एसेट है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है? जल्दी से फाइंड आउट करो, ये एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है? आपने इसे 15 नवंबर 21 को बेचा है, आपने इसे खरीदा कब था? 11 दिसंबर 2012 को। बहुत लंबा टाइम गैप है, मतलब मोर देन 36 मंथ्स है। इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, गॉट इट? चलिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इसका मतलब क्या हुआ? अब जब यहां पे लोगे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट कॉस्ट शुड बी इंडेक्स्ड कॉस्ट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? खरीदा कितना में था? 6 लाख में। देखिए इंडेक्सेशन कैसे करोगे? 6 लाख डिवाइडेड बाय जिस ईयर में आपने खरीदा था उस ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। आपने जब खरीदा था या 11 दिसंबर 2012 को खरीदा था, इसका मतलब परचेज ईयर वाज 12-13, तो 12-13 का इंडेक्स कितना था? 200। तो आप यहां पे नीचे में क्या डालोगे? 200 इनटू जिस ईयर में बेच रहे हो उसका इंडेक्स चाहिए आपको, तो उसका इंडेक्स कितना? 21-22 में बेच रहे हो, उसका इंडेक्स 317 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 317, इससे तुमको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल जाएगा। एंड दैट इज अल्टीमेटली कितना होगा? 6 लाख डिवाइडेड बाई 200 इंटू 317, दैट कम्स टू 951,000, 951,000, 951,000। अब आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेना है, मतलब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सर कुछ है ही नहीं, कोई अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर नहीं हुए हैं, इसने फर्दर इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया है नए हाउस प्रॉपर्टी में। तो बेसिकली क्या हुआ, यहां पे कुछ नहीं है तो इसको लेके जाओ, इसको लेके यहां पे लिखो 9,51,000। अब इसमें से क्या करना है? लेस कर दो। तो देखो आपको पता चला आपका कैपिटल गेन है 8,49,000। बट ये जो कैपिटल गेन है इसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोल सकते हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिख दो। अब इसमें से आप क्या करने वाले हो? लेस करने वाले हो। देखो हुआ क्या है, आपने एक लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची और उसे इन्वेस्ट कहां किया? एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में। तो इन सच सर्कमस्टांसेस क्या होगा, यहां पे एग्जाम्पशन ले लो। अब ये 54 का एग्जाम्पशन क्या था? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो लॉन्ग टर्म है उसको बेचोगे, उसे इन्वेस्ट कहां करोगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में। तो इन सच ए केस आपको एग्जाम्पशन मिल सकता है मैक्सिमम कितने का? 10 करोड़ का। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54, परचेज ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कितने का एग्जाम्पशन मिला? कितना इन्वेस्ट किए? 6 लाख रुपया। This will be your taxable long-term capital gain, 2,49,000. This is long-term capital gain. This is your taxable long-term capital gain. Taxable LTCG. Taxable LTCG. Got it? ये नंबर 5 मिल गया तुम्हारा। सेक्शन 54 भी मैंने कवर करा दिया। सिंपली इतना ही ध्यान रखना, कोई भी लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच के किसी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे, देन तुमको यहां एग्जाम्पशन मिलेगा। सर कोई लिमिट है क्या इन्वेस्ट करने का? यस, एक टाइम लिमिट दिया हुआ है, उसके अंदर करना पड़ेगा। टाइम लिमिट क्या है? अगर परचेज करने की बात करो तो विद इन 1 ईयर बिफोर ट्रांसफर और 2 ईयर आफ्टर ट्रांसफर। तो अगर मतलब बेसिकली सिंपल ध्यान रखना, बीकॉम के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है? तुम जब बेसिकली परचेस कर रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हो, तो जो नया रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रॉपर्टी परचेस करोगे वो विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर हो जाना चाहिए, ठीक है? और अगर नहीं करोगे तो इन सच ए केस आप एक कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट है उसके अंदर जमा कर देना और एक्सेम्पशन क्लेम कर लेना। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट आइए। 22 का सम हो चुका है। अब एक बार नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट और दूसरे एग्जाम्पशंस भी हमें पढ़ने हैं, वो भी पढ़ लेते हैं।
चलो पहले जल्दी से 2021 के सम में आ जाओ। 2021 में आपसे क्या पूछा है? 2021 का सम, 2021 का पेपर ये रहा आपके सामने। 2021 में आपसे क्या पूछा गया है? 2021 में क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका कैपिटल गेन का है, दिस वन इज द सम। इसमें बोला मिस्टर शुभम ने 2020-21 प्रीवियस ईयर में क्या करा? 20-21 प्रीवियस ईयर में सेल की है। क्या क्या सेल किया है? एक गोल्ड बेचा है, एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है, और इसने गोल्ड से तो फिर बाद में फर्दर कुछ परचेज नहीं किया। एक नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली है 20 लाख रुपए। टैक्सेबल कैपिटल गेन बता के देना है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। क्योंकि मुझे एग्जेम्पशंस भी क्लेम करना है, इसलिए मैंने जो कॉलम्स बनाए हैं उसमें डिटेल्स अमाउंट कर दिया। अब सबसे पहले अपने आएंगे असिसी का नाम लिखेंगे, असिसी इज शुभम। सर स्टेटस क्या है? ऑलवेज रेसिडेंट इंडिविजुअल रहेगा। कंप्यूटेशन क्या कर रहे हो? कैपिटल गेन पूरा लिखना। एंड प्रीवियस ईयर क्या है? देखो किस ईयर में एसेट को बेचा गया है। 2015 मार्च 21 मतलब 20-21, एंड 10 दिसंबर 20 मतलब 20-21। प्रीवियस ईयर इज 20-21। अगर प्रीवियस ईयर 20-21 है तो असेसमेंट ईयर 21-22 है। ओके अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या क्या बेचा गया है, इसकी भी बात करिए। गोल्ड बेचा गया है, पहले गोल्ड का कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन फर्स्ट फाइंड आउट ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। आपने इसे खरीदा था 5 अक्टूबर 19 को और बेचा 15 मार्च 21 को। अगर अप टू 36 मंथ्स का पीरियड है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। ये देखो काउंट करो, ये विद इन 36 मंथ्स ही हो रहा है। इसका मतलब दिस इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, तो कोई इंडेक्सेशन वगैरह नहीं होगा। तो हम यहां पे गोल्ड से रिलेटेड कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैं यहां पे सबसे पहले लिख रहा हूं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मैंने गोल्ड को बेचा कितना में? मैंने गोल्ड को बेचा 1.5 लाख में। उसको खरीदा कितना में था? लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कुछ नहीं है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कुछ नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ? नेट सेल कंसीडरेशन भी यही हो जाएगा। मैंने इसमें से लेस किया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिर्फ, बिकॉज यहां पे इंडेक्सेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। मैंने 1 लाख में खरीदा था। इसका मतलब मेरे को पता चला मेरा 50,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000। गॉट इट। अब नेक्स्ट आइए, गोल्ड के बाद आपने क्या किया है? गोल्ड के बाद आपने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो कोलकाता में थी उसे बेचा है। ये भी लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? खरीदा था 15 अक्टूबर 2012 में, बेच रहे हो 20 में, मतलब 8 साल से ज्यादा का टाइम है। इसका मतलब दिस इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो ठीक है भाई, तो हम यहां पे आ जा रहे हैं। यहां पे मैंने लिख दिया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब अपने आते हैं रेसिडेंशियल हाउस। रेसिडेंशियल हाउस ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? सर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो मैंने यहां पे लिख दिया। अब हम लोग इसमें मूव ऑन कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट में क्या लूंगा? मैं लूंगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। व्हाट अबाउट कितने में बेचा गया? 55,10,000 में मैंने इसे बेचा। 55,10,000। सर इज देयर एनी बेसिकली एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर? यस, देखो आपको एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर दिख रहा है, 5 लाख रुपया का एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है। इसको लेस कर देना, यू विल गेट नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन दैट इज रुपीज 50,10,000। अब इसमें से आप क्या करोगे? लेस आप करोगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था सर? 10 लाख। इंडेक्सेशन कैसे करोगे? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी है क्या? नहीं है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो सिंपली तुमको क्या करना है? इस 10 लाख को लेना है, इनटू क्या करना है? इनटू करना है जिस ईयर में बेचे उस ईयर का इंडेक्स। जिस ईयर में बेचे उस ईयर का इंडेक्स है 301, डिवाइडेड बाय जिस ईयर में खरीदे उस ईयर का इंडेक्स। जिस ईयर में खरीदे उस ईयर का इंडेक्स था, खरीदे थे 12-13 में ना, 12-13 का इंडेक्स कितना है? 19-20 का इंडेक्स का कोई काम नहीं है। 12-13 में खरीदे थे ना, हाँ 12-13 में खरीदे थे, 12-13 का इंडेक्स 200 है। अप्लाई करिए। दिस इज 15,05,000, 15,05,000। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15,05,000। सर कोई इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी है क्या? नहीं है।
इसको कंसीडर करो यहां पे 15,05,000 और इसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको कंसीडर करो कितना आ रहा है देखो तो that comes to 35 lakhs 5,000 35 lakhs 5,000। अब ये हुआ तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने क्या किया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची इन्वेस्ट कर दिया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में दैट मींस यू विल गेट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 जो एग्जाम्पशंस कितने का है सर कितना इन्वेस्टमेंट किया है आपने 15 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो 15 लाख का एग्जाम्पशन ले लेंगे जो अमाउंट बचेगा वो अपना क्या हो जाएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,05,000 दिस विल बी योर टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गॉट इट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,05,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000 तो टोटल कैपिटल गेन की अगर हम बात करें तो 20,55,000 का टोटल कैपिटल गेन हुआ है जो टैक्सेबल है गॉट इट। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द सम। तो सेक्शन 54 ही सिर्फ हमने अभी समझा है अभी 4 एग्जाम्पशंस और है जल्दी से उसको समझते हैं। 21 का पेपर भी मैंने सॉल्व करवा दिया फिर 19 का पेपर भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। अभी अपने आओ सेक्शन 54 में और जो जो एग्जाम्पशंस है उसको पढ़ लेते हैं। तो अब अपने आ जा रहा है इसमें बहुत सारी चीजें बकवास है जो बकवास नहीं है बीकॉम के लिए रेलेवेंट नहीं है। देखो यहाँ पे 2 हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या लिमिट 2 नहीं है तुम 2 में कर सकते हो और यहाँ पे अगर लेस देन 1 करोड़ है 2 करोड़ है मोर देन 2 करोड़ का है तो आपको एक ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। अच्छा अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पशन 54B क्या बोलता है देखो 54B बोलता है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। अगर किसी एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफर करते हो तो जो कैपिटल गेन होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन कम्स टू सर अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है तो कैपिटल गेन होगा ही नहीं क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं होता है। मतलब कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आपने विच एसेट शैल बी ट्रांसफर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। आप एग्रीकल्चरल लैंड तभी वर्ड यूज कर सकते हो जब तो प्रायर टू ट्रांसफर आप उसको 2 साल एग्रीकल्चरल पर्पस में यूज कर चुके हो अदरवाइज वो अर्बन लैंड नहीं एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। विच एसेट इज एक्वायर्ड आप क्या करोगे जो एसेट बेचोगे वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए जिस एसेट को खरीदोगे वो रूरल या अर्बन कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आपने जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है नए एग्रीकल्चरल लैंड को खरीदने में या जो तुम्हारा कैपिटल गेन है विच एवर इज लोअर विल बी एग्जेम्प्टेड। ठीक है याद रखना। सेक्शन 54B क्या बोलता है आप किसी एग्रीकल्चरल लैंड को बेचोगे जो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होगी और उसको इन्वेस्ट कहां करोगे किसी अनदर एग्रीकल्चरल लैंड में वेदर वो रूरल हो या अर्बन हो उसमें इन्वेस्ट करोगे। अगर ऐसा करते हो तो यू विल गेट एग्जम्पशन कितने का सर जितना कैपिटल गेन है और जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो विच एवर इज लोअर क्योंकि एग्जम्पशन के चलते इनकम नेगेटिव नहीं हो सकती है। सपोज कर लो आपका कैपिटल गेन 10 लाख का है आप इन्वेस्टमेंट 12 लाख कर रहे हो तो क्या 12 लाख का एग्जम्पशन लोगे ना इट इज लिमिटेड टू 10 लाख क्योंकि 12 लाख का एग्जम्पशन लेते ही नेगेटिव इनकम हो जाएगी उसको इग्नोर करो। मतलब इन सिंपल वर्ड विच एवर इज लोअर कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर विल बी द एग्जम्पशन। ये 54B बोलता है। सर अब एक और सेक्शन है दैट इज 54EC ये भी तुम्हारे लिए रेलेवेंट है। ये क्या बोलता है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को आप बेचोगे बेच के इन्वेस्टमेंट कुछ सर्टिफाइड बॉन्ड्स में करोगे तो यू विल गेट एग्जम्पशन अंडर दिस सेक्शन 54EC। ये क्या है कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच सकते हो। एंड कहां इन्वेस्ट करोगे इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में हो सकता है या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बॉन्ड में हो सकता है जो रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स हो। बॉन्ड इश्यूड बाय पीएफसी के बॉन्ड में हो सकता है आईआरएफसीआई के बॉन्ड में हो सकता है। मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट कहां कहां कर सकते हो इन्वेस्टमेंट आप इन 4 कंपनीज के बॉन्ड्स में कर सकते हो। सर वो 4 कंपनीज क्या है देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है हाईलाइट किया है। आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या आईआरएफसी इनके बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कब तक में करना पड़ेगा सर पहले जो अपने
54 और 54B पढ़े थे, उसमें एक बहुत ज्यादा टाइम लिमिट था। यहां पे ध्यान रखना, जिस दिन ट्रांसफर करोगे उसके 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब आप कोई भी कैपिटल एसेट बेचो, इन्वेस्टमेंट कहां पे करो? स्पेसिफिक बॉन्ड्स में। किसके बॉन्ड्स में? एनएचआई के बॉन्ड्स में, आरईसीएल के बॉन्ड्स में, पीएफसी के बॉन्ड में या आईआरएफसी के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो। विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर यू विल गेट द एग्जम्पशन। सर एग्जम्पशन कितने का होगा? एग्जम्पशन सेम होगा जितना कैपिटल गेन है और जितना अमाउंट इन्वेस्ट किए, विच एवर इज लोअर। एंड सर अब अपने आते हैं 54F। सेक्शन 54F क्या बोलता है? आप जो ट्रांसफर करोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, वो अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। मतलब कोई भी कैपिटल एसेट हो सकता है लेकिन वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ? 54F बोलता है आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करोगे अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसको इन्वेस्ट कहां करोगे? एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, बहुत सारी नहीं, सिर्फ एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे। और इन्वेस्ट करने से आपको क्वांटम ऑफ एग्जम्पशंस कितने का मिलेगा? क्वांटम ऑफ एग्जम्पशंस के लिए फॉर्मूला याद रखना, अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू एग्रीकल्चर रेसिडेंशियल हाउस इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसीडरेशन। मैक्स ये अप्लाई करके फॉर्मूला जो अमाउंट आएगा उतने का एग्जम्पशन मिलने वाला। ठीक है, मैक्सिमम एग्जम्पशन कितने का मिलेगा? मैक्सिमम एग्जम्पशन 10 करोड़ का मिलेगा। ध्यान रखना एग्जम्पशन यहां पे थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड हो गया, अदरवाइज किसी में भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं था। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से एक फास्ट ट्रैक रिकैप करा दूंगा। तो क्वांटम ऑफ एग्जम्पशंस क्या होगा? अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसीडरेशन। जो अमाउंट आएगा दैट विल बी योर एग्जम्पशन। मैक्सिमम एग्जम्पशन 10 करोड़ का होगा। ठीक है, चलिए इसको करके देखेंगे। ओके, चलिए जल्दी से आते हैं 54F का एक सम कर लेते हैं। इस सम में क्या दिया हुआ है सर? इस सम में आपको दिया हुआ है कैपिटल गेन 24-25 का कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी जो आपने परचेस की थी 2001-2 में, आपने 5 लाख में खरीदी थी, उसे आपने बेचा है 24 में, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है 20,20,000 में। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 15,000 का है। आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मार्च 24 में खरीदी, मतलब कोई भी, मतलब अदर देन लॉन्ग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी किसी दूसरे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचा गया। इन्वेस्टमेंट कहां किया गया? एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में किया गया। तो यहां पे 54F का एग्जम्पशन मिलेगा। पहले सॉल्व करते हैं सर। सॉल्व करने के लिए आ जाओ, ये सब मैंने अपने मैथ से दिया है, ये ईयर का प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से आइए 54F। 54F के एग्जम्पशंस को मैं करा रहा हूं। देखिए यहां पे बेसिकली हमारा नेट सेल कंसीडरेशन है 20,20,000। यहां पे हमारा प्रीवियस ईयर क्या है सर? प्रीवियस ईयर यहां पे तुम्हारे एग्जाम के अकॉर्डिंगली 23-24 है। एंड असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर 24-25 है। एसएससी का नाम क्या है? उसका स्टेटस क्या है? स्टेटस तो मैंने बोला ऑलवेज रेसिडेंट इंडिविजुअल लिखना। और कंप्यूटेशन क्या कर रहे हो? कंप्यूटेशन आप कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे हो। एसएससी का नाम देख लेते हैं सर। एसएससी का नाम मिस्टर डी है, तो मैंने यहां पे लिख दिया मिस्टर डी। अब आप क्या करने वाले हो सर? आप सबसे पहले लोगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। कितने में एसेट को आपने बेचा? आपने 20,20,000 में एसेट को बेचा, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कुछ है क्या? यस सर है ना, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर दैट इज 15,000। मैंने 15,000 यहां पे लेस कर दिया। जैसे ही मैंने इसे लेस किया, मुझे जो वैल्यू मिली दैट इज 20,05,000 की मिली। दिस इज नोन एज द नेट सेल कंसिडरेशन। इसमें से मुझे लेस क्या करना होगा? लेस करना होगा, सिंस ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, मैंने पहले ही बता दिया था, आपने 2001-2 में खरीदा था और बेचा है 24 में, इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। ठीक है, प्रायर टू 1-2 नहीं था। अगर प्रायर टू 1-2 होता तो अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर को अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते। यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख है, तो मैं यहां पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लूंगा बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो यहां पे अप्लाई क्या करना है सर? फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपने खरीदा था 5 लाख में, इंटू क्या करना है? आज का, इस साल का 23-24 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और जब खरीदे थे 2001-2 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII 1-2 की अगर मैं बात करूं तो सिंस ये बेस ईयर था इसलिए 100 होगा, और 23-24 का आपको और चाहिए।
तो ये है 348। बस अब आपको इंडेक्सेशन करना है। कैसे करोगे सर? इंडेक्सेशन करने के लिए आ जाओ। इंडेक्सेशन करने के लिए आप यहां पे लिखोगे 348 डिवाइडेड बाई 100, आपको इसका इंडेक्स कॉस्ट मिल जाएगा। दैट कम्स टू 17,40,000। इसको लेस कर दो, कितना अमाउंट आया? 2,65,000। This is long term capital gain. This is your long term capital gain. अब इसमें से एग्जाम्शन मिलेगा कितने का? एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54B, अंडर सेक्शन 54B नहीं 54F। क्यों 54F? आपने अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचा है, उसे इन्वेस्ट वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में किया है। एग्जाम्शंस कितना मिलेगा? मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? देखो फॉर्मूला चेक करो 54F में। मैंने 54F में फॉर्मूला बोला था अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू रेसिडेंशियल हाउस। आपने न्यू रेसिडेंशियल हाउस में कितना इन्वेस्टमेंट किया है? आपने न्यू रेसिडेंशियल हाउस में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 6 लाख का है। टेक दिस 6 लाख। अब क्या करना है सर? अप्लाई द फॉर्मूला। नेक्स्ट पार्ट क्या है? आप लोग LTCG डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसीडरेशन। योर LTCG इज 2,65,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसीडरेशन इज 20,05,000। ऐसा करके जो अमाउंट आएगा दैट विल बी योर एग्जाम्शन। It is 79,302, 79,302। This is the exemption। अब जो बचा that will be your taxable LTCG, taxable LTCG। This is your taxable LTCG। कितना आ रहा है सर? 2,65,000 minus 79,302, that comes to 185,698। 185,698, 185,698 will be your taxable LTCG। Got it? तो इन दिस वे 54F का एग्जाम्शन अप्लाई होगा। चलिए सारे एग्जाम्शंस कंप्लीट हो चुका है, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब एक सब मैं और करवाऊंगा 2019 का, फिर ये आपका टॉपिक 10 नंबर कंप्लीट। एक बार जल्दी से अपने 54 के एग्जाम्शंस को रिकैप करते हैं। 54 के एग्जाम्शंस में क्या क्या एग्जाम्शंस था? पहला एग्जाम्शंस था 54 क्या बोलता है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचोगे, लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचोगे, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में करोगे। फिर से लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचोगे, इन्वेस्टमेंट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में करोगे, यू विल गेट एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54। कितने का सर? जितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे और जितना कैपिटल गेन का अमाउंट होगा विच एवर इज लोअर। 54B क्या था सर? 54B था आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेचोगे और इन्वेस्ट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है। आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेचोगे, इन्वेस्ट कहां करोगे? एग्रीकल्चर लैंड में करोगे। कोई भी रूरल अर्बन चलेगा, ठीक है, लेकिन सेल अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का ही होना चाहिए। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे एग्रीकल्चर लैंड में, तो इन सच अ केस एग्जाम्पशन कितने का मिलेगा? जो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन होगा और जो इन्वेस्टमेंट होगा विच एवर इज लोअर। सर 54EC क्या है? 54EC आप बेसिकली कैपिटल गेन ट्रांसफर क्या करोगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल से ट्रांसफर करोगे एंड इन्वेस्ट कहां करोगे? NHAI, RECL, PFC और IRFCI के बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे। इसमें बस ध्यान रखना जिस दिन बेचोगे उसके 6 महीने के अंदर में बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सर एग्जाम्पशन कितने का मिलेगा? जितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे और जितना अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन होगा विच एवर इज लोअर। सर 54F क्या था? 54F था कि आप अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचोगे, उसे इन्वेस्ट कहां करोगे? उसे इन्वेस्ट करने के लिए एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी में, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे। एग्जाम्पशन कितने का मिलेगा सर? एग्जाम्पशन इस फॉर्मूला का मिलेगा। गॉट इट? चलिए अब जल्दी से एक सम और करते हैं, दैट इज ईयर 2019। फिर हमारा आज का चैप्टर 1 शॉट कंप्लीट एंड तुम्हारा 10 मार्क्स कंफर्म्ड। चलिए सर आ जाइए जल्दी से। ये देखिए 2019 का सम, 2019 का सम बहुत ही सिंपल सम आया है 2019 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 फॉर 10 मार्क्स कवरेज, यू गॉट दिस सम। चलिए स्टार्ट करते हैं 2019 का सम। इसमें कहीं भी कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो बहुत सिंपल सम हो गया है। चलिए सॉल्व करते हैं 2019 का सम। आपको सबको पता है फॉर्मेट एसएससी, उसके साथ साथ क्या लिखना है? चलो मैं लिख भी देता हूं फिर भी। स्टेटस कंप्यूटेशन
प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर ऑलवेज वो ईयर होगा जिस ईयर में आप ट्रांसफर करोगे। एसएससी का नाम क्या है? एसएससी का नाम मिस्टर मधुसूदन है। मिस्टर मधुसूदन, मिस्टर मधुसूदन। स्टेटस रेसिडेंट इंडिविजुअल, कंप्यूटेशन कैपिटल गेन नहीं, यहां पे देखा जाए तो टोटल इनकम कंप्यूट करने बोला है। प्रीवियस ईयर क्या है, किस ईयर में ट्रांसफर हो रहा है? 18-19 इज द प्रीवियस ईयर एंड 18-19 अगर तुम्हारा प्रीवियस ईयर है तो 19-20 तुम्हारा असेसमेंट ईयर होगा। अब आ जाओ, अपने पहले कैपिटल गेन निकालते हैं। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन की अगर मैं बात करता हूं तो कैपिटल गेन में क्या क्या है? आपने डिवेंचर्स बेचा, आपने गोल्ड बेचा, आपने बिल्डिंग बेची। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या क्या है? देखो, डिवेंचर्स के ऊपर बेसिकली तुम्हें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, ये हमने समझा था। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, देखिए आपने 97 में खरीदा था, आप अभी बेच रहे हो। वैसे तो बहुत लंबा पीरियड हो गया, लेकिन डिवेंचर्स के ऊपर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है। चलिए सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक डिवेंचर्स। कॉलम बना लेते हैं ना, क्योंकि कुछ परचेज तो है नहीं। डिवेंचर्स, गोल्ड एंड इसके साथ साथ एक पार्ट क्या है हमारे पास? बिल्डिंग। ठीक है, अब अपने सबसे पहले आओ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। व्हाट अबाउट फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? यहां पे आपके पास फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मतलब सेल प्रोसीड्स। आपने किसको कब कब खरीदा है ध्यान रखना। पहले सेल प्रोसीड्स लेते हैं। सेल प्रोसीड्स कितने कितने का है? डिवेंचर्स का 2,48,000 सेल प्रोसीड्स तो जो रहता है वही लिया जाता है। गोल्ड का कितना सेल प्रोसीड्स है? 18,22,000। बिल्डिंग का क्या सेल प्रोसीड्स है? 22,11,900। 22,11,900 लेस कोई एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है क्या? कोई एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है क्या? नहीं सर, कोई भी एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नहीं है। तो अगर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नहीं है तो जो वैल्यू रहेगी वही हमारी नेट सेल कंसीडरेशन हो जाएगी। अब इसके बाद आओ लेस। हमें देखना है कि कौन सा एसेट लॉन्ग टर्म है, कौन सा शॉर्ट टर्म है। देखो, ये डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, लेकिन इस पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, तो सिंपली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही ले लेंगे। लेकिन अब ध्यान दो, ये जो एसेट आपने खरीदा कब था? आपने खरीदा था 30 जून 97 को। तो 30 जून 97 को जब आपने खरीदा था, मतलब 1/4/2001 के पहले, तो हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग लेते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और फेयर मार्केट वैल्यू है, विच एवर इज हायर लेते हैं। तो वी शुड कंसीडर हियर 1,85,000। तो अपने लेकिन लेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही, बिकॉज डिवेंचर्स के केस में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है। ये तो हो गई बात। अब बात करेंगे सर, हम लोग यहाँ पे जो अदर एसेट है उसके बारे में भी बात करिए। गोल्ड 2005 में खरीदे थे, बेच कब रहे हो? नहीं, बेच कब रहे हो? 2018-19 लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। बिल्डिंग कब खरीदा था? 2008 में। बेच कब रहा? 18-19 में। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। इन पे तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। यस, मिलेगा। तो यहां पे आ जाओ, अब गोल्ड की बात करते हैं। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ गोल्ड। तुमने इसे खरीदा कब था? 2005, मतलब 2001 के बाद। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कॉस्ट ही लेंगे 842,400। तो मैंने यहाँ पे गोल्ड के रेस्पेक्ट में 842,400 इनटू जो प्रीवियस ईयर है उसका इंडेक्स, मतलब 18-19 का इंडेक्स। 18-19 का इंडेक्स कितना दिया हुआ है सर? ये रहा 280 इंटू 280 डिवाइडेड बाई जिस ईयर में परचेज किया था उसका इंडेक्स। किस ईयर में खरीदे थे? 2005-6। 2005-6 का इंडेक्स 117। ये तुमको मिल जाएगा 842,400 इंटू 280 डिवाइडेड बाई 117, दैट इज 20,16,000। मतलब मुझे 20,16,000 का एग्जाम्पशन मिलने वाला है। किसमें? गोल्ड में 20,16,000। ठीक है, अब सर आते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग मैंने 2008 में खरीदी थी, मतलब 1/4/2001 के बाद ही खरीदी थी। तो 9 लाख का कॉस्ट ही लेंगे। मैंने यहां पे 9 लाख लिया इनटू करंट ईयर जिसमें बेचे उसका इंडेक्स डिवाइडेड बाई खरीदे किस ईयर में थे? 8-9 में। 8-9 का इंडेक्स इज 137। बस अप्लाई कर दो, कंप्लीट तुम्हारा सम, दैट इज 18,39,416। 18,39,416। तो ये हो गया तुम्हारा कैलकुलेशन। तो अब इसको अप्लाई करो और अल्टीमेटली कैपिटल गेन निकाल दो।
तो ये कितना हो रहा है सर? 2,48,000 माइनस 1,85,000, दिस इज 63,000। अब आ जाओ यहां पे नेगेटिव आ रहा है, देखो 20,16,000 माइनस 18,22,000, दिस इज 1,94,000 नेगेटिव। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट इज क्या? नेक्स्ट पार्ट यहां कैपिटल गेन कितने का हो रहा है? 22,11,900 माइनस 18,39,416, मतलब 372,484, 372,484। इसमें यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट करेंगे, तो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का होगा? 178,484, 178,484। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है हमारे पास 63,000 का, तो इसको भी ऐड कर लो, 60,000, दैट इज 241,484, 241,484। दिस इज योर टैक्सेबल कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, राइट। आपको तो टोटल इनकम निकालने बोला है, तो आप क्या करोगे? कैपिटल गेन लोगे 241,484, एंड आप इसके साथ साथ ले लोगे बिजनेस इनकम जो दी हुई है सब में, एंड दैट इज 347,500, 347,500। इसको टोटल करो, यू विल गेट टोटल इनकम। दिस इज 588,984, 588,984। दिस इज द थिंग, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये हमने प्रीवियस ईयर जो तुम्हारे एग्जाम में जैसा सम आया था एज इट इज वैसा ले लिया। अगर तुम लोग किसी बुक्स में देखते हो कि नहीं सर यहाँ पे तो 23-24 प्रीवियस ईयर लिया है, यहाँ पे 24-25 असेसमेंट ईयर लिया है, तो ये अमाउंट वेरी करेगा क्योंकि इंडेक्सेशन वेरी करेगा। तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये आंसर अलग है, ये आंसर अलग है। अपना कंसेप्ट अप्लाई करना, दैट इज वाई मैंने तुम्हें कंसेप्चुअली सब चीज बता दी। बस एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी एसेट प्रीवियस ओनर से मिलता है तो इन सच अ केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस प्रीवियस ओनर के कॉस्ट को ले लेना, और जैसे करते हो वैसे ही लेना। पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर का भी कंसीडर करना, ठीक है। और डेट ऑफ एक्विजिशन भी, मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी प्रीवियस ओनर जब खरीदा था तब के अकॉर्डिंगली, जिस ईयर में खरीदा था वही ईयर परचेज ईयर मानना चाहेगा, वैसे लेना, ठीक है। चलो इतना ही है, कैपिटल गेन में हो गया तुम्हारा 10 मार्क्स का कवरेज। एक बार सारे कंसेप्ट को, सारे सम्स को अच्छे से गो थ्रू करके चले जाना। चलो टेक केयर, बाय बाय।